आदाब नाज़रीन, खैर मकदम है आपका जी सलाम में और आपके साथ में हूं सऊद मोहम्मद खालिद। और आज स्पेशल एट 4 में बात करने वाले हैं राफेल की ऊंची परवास की। जी हां, राफेल पर अगर देखा जाए तो सियासी पार्टी खासतौर पर कांग्रेस सीधे तौर पर ऊंची परवास करती हुई नजर आ रही है। लगातार इस मामले को लेकर के वो हमलावर है। राफेल जंगी तैयारी पर सियासी जंग और तेज होती जा रही है। आज राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया और इस्तीफे का मुतालबा कर डाला। तो आज एक बार फिर से राहुल गांधी ने महाज संभाला और पीएम मोदी समेत बीजेपी पर बड़े इल्जाम लगाए और पहली बार उन्होंने पीएम मोदी को सीधे तौर पर बदउन्मान तक करार दे दिया और इस पर जवाब मांगा है। कई तरह के हमले आज भी किए। तो क्या यह माना जाए कि आने वाले वक्त में अब राफेल का मुद्दा जो है 2019 तक एक बड़ा खेल कर सकता है? हालांकि अभी से कुछ देर पहले तक बीजेपी ने भी इस पर पलटवार किया है। राहुल गांधी के जितने भी हमले थे उसका जवाब बीजेपी की तरफ से भी देने के लिए संबित पात्रा सामने आए। बहरहाल इस पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत के लिए खास पैनल मौजूद है। अपने मेहमानों से आपका तारुफ करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में 4 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं बीजेपी के लीडर अशोक ठाकुर जी। तो वहीं हमारे साथ बदले हुए किरदार में आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर अजय उपाध्याय जी, जो कि कांग्रेस तर्जुमान हैं। वहीं हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट कर्नल जोशीपुरा साहब मौजूद हैं और साथ ही सीनियर जर्नलिस्ट अमलेंदु उपाध्याय जी भी मौजूद हैं। कुछ ही देर में हमारे साथ फॉरेन एक्सपर्ट रोबिंद्र सचदेव जी भी जुड़ेंगे। उनसे भी हम बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन ठाकुर साहब, हमला जो है वो लगातार जारी है और आप जितनी बार कोशिश करते हैं, जितना जवाब देते हैं, अगली बार उतना ही सख्त हमला झेलना पड़ता है और उतने ही सख्त अल्फाज और सख्त अंदाज में आज तो इस्तीफा मांगा गया और पीएम मोदी को भी करप्ट बता दिया गया। क्या कहेंगे? साउद साहब, देखिए, एक झूठ की सीमा होती है और लगातार झूठ बोलना मुझे लगता है कि ये अभी कांग्रेस की प्रवृत्ति बन गई है। पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं और मुझे लगता है कि उनको वो बकरी वाला, जो पंडित जी बकरी ले जा रहे थे और 3 ठगों ने ठग लिया तो बकरी को कुत्ते का बच्चा बता दिया, तो वो वाली यहाँ कहानी चल रही है कि किसी तरह से मतलब राफेल पर झूठ बोलते रहो, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लोग तो उस पर विश्वास कर ही लेंगे। ऐसा समझकर मुझे लग रहा है ये कांग्रेस की रणनीति बनी हुई है। जहां तक राफेल का मामला है, राफेल 2 सरकारों के बीच का समझौता है। ये कोई डील नहीं है, कोई सौदा नहीं है, इसमें कोई दलाल नहीं है। 2 सरकारों ने बैठ के बीच में समझौता किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस जो कह रही है, और अभी राहुल गांधी की मैं स्टेटमेंट सुन रहा था, मुझे तरस आ रहा था समझ पर। एक कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या बोल रहा है ये समझ कर ही मुझे आश्चर्य हो रहा था। वो कह रहे हैं कि 428 करोड़ का राफेल जो है उन्होंने 1500 करोड़ में खरीदा। पहले वो 500 खरीदा। तो मुझे लगता है ये नासमझी है। ये मुझे लगता है ना तो जहाज के बारे में उनको जानकारी है, ना वो जानना चाहते हैं। और एक रॉ जहाज, मैं कांग्रेस के मेहमान के पास जाऊं उससे पहले आपसे 400 का जहाज जो है, मैं समझता हूं अगर उसको फाइटर प्लेन बनाना है और उसके अंदर सभी जो आधुनिक तकनीक के साथ उसके रडार है, उसके अंदर मिसाइल्स हैं, उसका सिस्टम है सारा, अगर सब लगाना है तो बहुत ठीक है। लोडेड प्लेन के लिए आपको तमाम जो इक्विपमेंट्स हैं, सौदा किया ठीक था, है, वो केवल एक ये समझिए आप जैसे ट्रक की चेसी होती है, ऐसे एक खाल जहाज का सौदा किया था। उसके ऊपर जो इक्विपमेंट्स लगने थे, बाकी सब चीजें ठीक है, वो ठीक है। जल्दी से मुझे इस बात का भी जवाब दे दीजिए कि अगर आप ये बात कह रहे हैं कि बार बार झूठ बोल रही है कांग्रेस, तो चीजें साफ क्यों नहीं की जा रही हैं? सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला पहुंचा, आप कीमत बता रहे हैं, लेकिन कोर्ट भी ये बोल रहा है कि भले भाई बंद लिफाफे में हमें जानकारी दे दीजिए, लेकिन पूरा प्रोसेस बताइए। डील का प्रोसेस बताने में दिक्कत क्या? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, प्रोसेस बताने में दिक्कत नहीं है। जो तो बता दीजिए सर। नहीं, देखिए, जो यहां बता दीजिए, बताएंगे। जो समझौते की शर्तें हैं वो हमारे टाइम की नहीं है, वो कांग्रेस के समय की बनाई हुई है। देखिए, ये आपको मैं बताता हूं, ये आपके ही लीडरान कहते हैं कि वो समझौता खत्म हो गया, हमने एक नए तरीके से इसको पूरा डील किया और हमने गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील किया। पुराना जो सौदा था वो बिल्कुल अलग था। अब आप कह रहे हैं कि वही शर्तें हैं। अगर वही शर्तें हैं तो आप कांग्रेस को दिखा दीजिए कि देखिए भाई, आपके ही सारे डॉक्यूमेंट्स हैं और आपके ही वक्त के सारे सिग्नेचर्स हैं, आप ऐसे दिखा दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि चीजें साफ हो तो साफ कौन करेगा? करेंगे तो आप ही। मैं फिर कह रहा हूं, देखिए, मुझे दुख होता है इस बात पर कि एक
जब देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है और एक समझौता जो है उसकी कुछ शर्तें होती हैं, दो देशों के बीच का समझौता है और उन शर्तों का पालन करना सभी सरकारों की बाध्यता होती है। अगर कांग्रेस ने करती तो कांग्रेस को भी बाध्य होना पड़ता। और मुझे लगता है कि इन शर्तों की आड़ लेकर और आप एक झूठ फैलाने का जो प्रयास कर रहे हैं वो मुझे लगता है ये एथिक्स नहीं है, मतलब ठीक नहीं है। राजनीति जो है वो देश को ऊपर रखकर होनी चाहिए। ठीक है सर, बात यही है कि मोरालिटी की बातें तो बहुत आ जाती हैं, लेकिन इस पर साफ, शफाफ और दलाइल के साथ जवाब अभी तक नहीं आ पा रहा, इसीलिए बार बार आपसे सवाल पूछे जा रहे हैं। लेकिन अजय उपाध्याय जी, मैं आपसे, ठीक है डॉक्टर अजय उपाध्याय सर, मैं आ रहा हूं सर। मेरी बात सुनिए, ये सौदा हमारे समय में तो शुरू नहीं हुआ था बातचीत जो है इस पर, तो इसकी एक बहुत लंबी प्रक्रिया हुई है। और ये मुझे लगता है कि इतनी लंबी प्रक्रिया के बाद दो सरकारों के बीच में एक समझौते के रूप में हुआ है। ठीक है, तो इस पर बहुत ज्यादा कुछ सवाल बनते नहीं है। और अगर कांग्रेस फिर भी सवाल तो बन रहे हैं, कांग्रेस जवाब नहीं बन पा रहा। नहीं, कांग्रेस सवाल फिर तो भी पूछे ही जा रहे हैं, जवाब नहीं आ पा रहा। नहीं, कांग्रेस फिर भी अगर देश की सुरक्षा और देश की सम्मान को ध्यान में रखकर अगर बात नहीं करती है तो ठीक है। फिर डॉक्टर अजय उपाध्याय, राष्ट्रीय पार्टी के आपको ना मुल्क की हिफाजत का ख्याल है, ना उसकी सिक्योरिटी का ख्याल है, और आप झूठे इल्जामात लगा रहे हैं। राहुल गांधी के तमाम इल्जामात पर यह कहना है बीजेपी का। देखिए, अभी अशोक ठाकुर जी बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन दुर्भाग्य से जिस पार्टी में है उस पार्टी की अपनी एक कैरेक्टर है, उसकी एक विचारधारा है, और प्रवक्ता हैं तो कुछ न कुछ कहना है, उनको कह रहे हैं। लगातार झूठ की जो बाजार यहाँ पे गर्म है, जिस तरह से लगातार ये प्रयास किए, अभी 3-4 बिंदु इन्होंने उठाया। पहला बिंदु की राफेल जो है पुरानी सरकार की डील थी और हमने कुछ नहीं किया, उसको कंटिन्यू किया। आप ही ने उसको काउंटर करके बात को, व्यूअर को आपने बता दिया कि डील जो है पुरानी जरूर थी, पुरानी डील थी कि भारत 126 खरीदेगा और 560 हजार करोड़ के रुपए के उसकी डील होगी, जिसको इन्होंने चेंज किया कितना, 1600 करोड़ रुपए की डील में। मैंने किस तरह से बढ़ाया इन्होंने, 36 कर दिया 126 से। सिक्योरिटी इतना इनको कंसर्न है तो 126 जो डील होती और रफाल आता, उससे जो भारत की सुरक्षा होती 36 से इनकी ज्यादा सुरक्षा हो गई। चलिए ये बात। दूसरी बात, भारत पुरानी जो डील थी उसमें स्पष्ट किया गया था कि भारत एरोनॉटिकल्स कंपनी जो है, भारत सरकार की जो नवरत्ना कंपनी है, जिससे कि हजारों लोगों को नौकरी भी मिलती है और वो सालों से उसका एक अपना वजूद है देश में, रक्षा क्षेत्र में, प्रोडक्शन में, जो उसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, सरकार की कंपनी थी, उसको मिलनी चाहिए थी। इन्होंने उसको चेंज कर दिया। सिर्फ चेंज किया क्यों, ये सबको पता है किस तरह की दलाली इसमें हुई है, किस तरह से अपने रिलायंस के अंबानी साहब को, अनिल अंबानी को मदद पहुंचाने के लिए क्या क्या हुआ। अभी तक लगातार चर्चाएं चल रही थी। प्रक्रिया की बात है, प्रक्रिया में यदि धोखा नहीं है, प्रश्न नहीं है, तो क्यों नहीं लोगों को बताते। प्रक्रिया तो कोर्ट को भी आप बता रहे हैं। जहां तक प्राइसिंग की बात है, सबने देख ली। अब बात आज स्पष्ट होकर के आ गई, जब वहां का जिस कंपनी को आपने दिया, उसी कंपनी, जो कंपनी ये डील को कर रही है और आपस में मिलकर के उसका सीनियर एग्जीक्यूटिव ये बात कर रहा है कि हमको कोई ऑप्शन नहीं था, नो ऑप्शन। एक तरह से ये मैंने इस व्यापार को करना ही था, ये कंपल्सन था कि आपको ऑब्लिगेटरी और इंपेरेटिव था कि आपको हमें रिलायंस से ही करना है, ये अनिल अंबानी के ही उस कंपनी से करना है। वो कंपनी जो अभी भी आप अपने नाज़रीन को दिखा सकते हैं कि क्या स्थिति है, जहां ये डिफेंस प्रोडक्शन होना है और 18 में ये राफेल की सारी चीजें मिलनी थी, वहां की हालत है कि अभी सिर्फ वहां पे जिस तरह से नोएडा और गाजियाबाद में एनसीआर में लोग अपना वो लगा देते हैं बिल्डर, उसी तरह चारों तरफ से सिर्फ बाउंड्री लाइन दिख रही है। आप देख लीजिए, ये पूरी बाउंड्री लाइन है, आपके नाजरीन देख सकते हैं, साइट पर है सारा चीज। और ये हमने नहीं, राफेल की कंपनी और वहां के लोग आकर के, जो मीडिया पर्सन है, वो इस सारी चीजों को लिया है। मतलब आपने सिर्फ डील करनी थी, ऑफसेट इनको बनाना था साझेदार, और उसके माध्यम से वो डील अनिल अंबानी के लिए नहीं हुई है। मुझे लगता है ये डील के पीछे कोई बड़ी डील है। उसी डील पर हम लोग चाहते हैं कि राष्ट्र की सुरक्षा के साथ आप दलाली करोगे। राष्ट्र की सुरक्षा का प्रश्न जहां था, वहां पे आप चौकीदारी करने के नाम पे आए थे, अंबानी की चौकीदारी करोगे और देश की सुरक्षा के साथ ये इतना बड़ा प्रश्न आप लगाओगे। ये निश्चित तौर पर नैतिकता नहीं। आपको आज और अभी यदि आप थोड़ी भी नैतिकता आप में है तो आप इस्तीफा दीजिए और देश के सामने दूध का दूध और पानी का पानी सामने आने दीजिए, जो सच्चाई है।
ठीक है डॉक्टर अजय, मैं आऊंगा आपके पास। यानी कि आपके मुताबिक डील के पीछे भी कोई डील, और ठाकुर साहब कह रहे हैं कि भैया इसको सीधे तौर पर, झूठे तौर पर फैलाया जा रहा है। लेकिन हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट रिटायर्ड कर्नल जोशीपुरा साहब जुड़े हुए हैं। कर्नल जोशीपुरा, मैं आपसे इसको जरा समझना चाहता हूं कि ये जो पूरा मामला है, बात बार बार कही जा रही है कि लोडेड और अनलोडेड एयरक्राफ्ट का पूरा मामला है, और उसी से ये जो डिफरेंस है वो पैदा होता है। राफेल को लेकर के जो तमाम तरह की चीजें नजर आ रही हैं सर, पुरानी सरकार ने जो राफेल की डील की और मौजूदा सरकार ने जो राफेल की डील की, क्या दोनों में इक्विपमेंट्स और तमाम चीजों को लेकर के बहुत ज्यादा फर्क हो गया, और इतना फर्क, इतना प्राइस डिफरेंस होना चाहिए था? ये सही है कि जैसे ठाकुर साहब ने बताया, ये जो पहले यूपी के टाइम पर जो डील हुई थी वो सिर्फ एयरक्राफ्ट की थी। अभी एड ऑन जो बोलते हैं, मिसाइल्स और बाकी सब इक्विपमेंट, वो बाद में मिलाया गया है। इससे लिए फर्क पड़ जाता है। अकेला राइफल लो और एम्यूनेशन ना हो, तो बोफोर्स के टाइम हमने देखा है कि 3-4 साल तक हम बोफोर्स इस्तेमाल नहीं कर पाए, क्योंकि हमारे पास एम्यूनेशन नहीं था। बड़ी मुश्किल से जब एम्यूनेशन लेने गए तो बहुत महंगा दिया। ये जब कंपनीज हमको बाहर की सामान देती है तो उसकी ज्यादा कमाई स्पेयर पार्ट्स और एड ऑन पर होती है। ये समझना बहुत जरूरी है। अभी ये मैं पॉलिटिकल बात में नहीं जाऊंगा जी। एज ए फौजी, न हमें बीजेपी में इंटरेस्ट है न कांग्रेस में इंटरेस्ट है जी। हमें हमारी फौज में इंटरेस्ट है। ये जाहिर के 2004 से लेके आज तक एयरफोर्स बहुत वीक हो चुका है। मिग्स जाने लगे हैं, सुखोई चला गया है। इस हालत में हमें 2 फ्रंटियर्स है, एक चाइना है, एक पाकिस्तान है। हम किसी पर भरोसा नहीं कर सकते, कोई कुछ भी कभी कर सकता है। और ये लड़ाई हम चाहते हैं इसीलिए नहीं हो रही है। हमारे फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट बताएंगे कि ये वॉर इज एन एक्सटेंशन ऑफ पॉलिटिक्स। जब उनका अंदर का मामला खराब होता है तो डाइवर्ट होने के लिए वो लड़ाई करते हैं। पाकिस्तान अभी कुछ भी कर सकता है हमारे साथ। अभी उसको ड्रोन भी मिल गए हैं आर्म्ड। आप देखिए एक एक तरीके से, जब उसको न्यूक्लियर वेपन्स मिला, न्यूक्लियर मिसाइल्स मिला, आज उनके पास टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स हमसे ज्यादा है। तो इस हालत में हमें हमारे एयरफोर्स को स्ट्रांग बनाना बहुत बहुत ही जरूरी है। मतलब इट्स अ मस्ट। तो इसीलिए ये एयरक्राफ्ट काफी 8 साल लेट हो गया। ठीक है, लेकिन सर ये जो आप बात कह रहे हैं बहुत टेक्निकल पॉइंट है, और ये वाकई बहुत ज्यादा जरूरी है समझना भी। लेकिन मैं ये भी समझना चाह रहा हूं सर, जो प्राइस डिफरेंस है, क्या एम्यूनिशंस में इतना ज्यादा डिफरेंस आना चाहिए? क्योंकि मेजर जो कैरियर है वो मेजर कैरियर उतना महंगा नहीं है, बल्कि एम्यूनिशन ज्यादा महंगे हैं। अगर हमारे पास पहले से होता और हम बाद में जाते डसॉल्ट के पास, तो शायद वो ये समझता कि हमारे पास अब मजबूरी है, अब हम एम्यूनिशन खरीदने के लिए उसके पास ही आएंगे, और वो ज्यादा कीमत पर देता। करेक्ट। क्या इस वक्त ज्यादा कीमत ले रहा है और इतना ज्यादा डिफरेंस होना चाहिए? अभी एज ए डिफेंस एक्सपर्ट ये प्राइस वैल्यूएशन में मैं नहीं जाऊंगा। हम सिर्फ जाएंगे टेक्निकल कैपेबिलिटीज और हमारे एयरफोर्स के क्या रिक्वायरमेंट है। अभी एयरफोर्स चीफ ने, वाइस चीफ ने, सब ने बोला है, पहले भी एयर चीफ ने बोला था कि वी आर वेरी हैप्पी विद द डसॉल्ट। अभी एक प्रश्न HAL की तैयारी, 1 मिनट, हिंदुस्तान हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट, इसमें ये प्लेन बनाने की काबिलियत नहीं है। 100% एरोनॉटिकल्स लिमिटेड। ओके। और एक दूसरा अगर बना भी था, मैं बताऊं, ये जो एयरक्राफ्ट वहां बना है उससे 30 गुना टाइम लगता। और आप और जाइए, हमारे पास अभी बेसिक ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट जो है हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट के पास हुआ था। ठीक है सर। वो जाके यूपी के टाइम में क्यों हमने दिया? स्विट्जरलैंड। यानी कि बहुत से टेक्निकल जो है उसके अंदर इश्यूज हैं, और अभी हमारे पास समझना पड़ेगा। अभी हमारे पास इतना समय नहीं है कि ट्रायल और एरर में जाए हम। 10 सेकंड सर। ठीक है सर, हमारे 10 सेकंड में अपनी बात, आपकी जो तमाम बातें आई हैं उस पर रखना चाह रहे हैं डॉक्टर अजय सर। 10 सेकंड, क्योंकि मुझे बाकी मेहमानों के पास भी जाना है। मैं कर्नल साहब का मैं बहुत सम्मान करता हूं,
लेकिन दिक्कत यह है कि ठीक है, एचएएल के पास जैसा कि अभी उनका कहना है, हालांकि एचएएल ने बहुत सारी चीजें बनाई है, ठीक है, मान लिया मैंने, 1 मिनट ये भी मान लिया देश की एचएएल के पास ये नहीं थी क्षमता। रिलायंस जो अभी सिर्फ बाउंड्री करके रखे हुए है, एक गोदाम बनाकर रखा हुआ है, उसके खाली जमीन है, उसके पास कहां से आ गया इतना बड़ा टेक्निकल सपोर्ट की वो बनाएगा राफेल का सारा टेक्निकलिटीज। ये भी वैलिड प्रश्न पॉइंट यहाँ है, मैं आ रहा हूं ठाकुर साहब, आपके पास भी आऊंगा सर। कोई प्रश्न नहीं है, ठीक है, एचएएल पर यदि प्रश्न आप कर रहे हैं मैं मानता हूं, लेकिन रिलायंस पे भी प्रश्न कीजिए कि इस रिलायंस को जो सिर्फ बाउंड्री बना के रखे हुए है, सिर्फ जमीन का अधिग्रहण किया है, उसके पास कहां से आ गया जिसको कंपेयर किया गया। हमारा कंसर्न रिलायंस का कंपेयर किया गया, उससे लेने के लिए। ठीक है सर, ठीक है सर, मैं आऊंगा। फॉरेन एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रविंद्र सर, तमाम टेक्निकल पॉइंट्स हैं, लेकिन फिर भी अगर ये चीजें नजर आती हैं तो आखिर इन चीजों को बताने में और इसकी डिटेल देने में दिक्कत क्या है? जब हम ये जान रहे हैं कि एम्यूनिशंस हमें उसमें ऐड ऑन करने हैं, उसमें हमें तमाम चीजें, चाहे वो रडार हो, मिसाइल्स हो, तमाम जो कैरियर्स हैं वो ऐड ऑन करने हैं, और डिफरेंस आएगा ही आएगा, तो डिफरेंस इतना क्यों आ रहा है, ये बताने में दिक्कत क्या हो रही है? देखिए, 2-4 चीजें हैं। कुछ आंसर्स हमें अभी नहीं मिलेंगे, पर जो सुप्रीम कोर्ट ने भी मांगा है कि ये प्रोसेस, आई थिंक मेन क्वेश्चन एक है प्रोसेस का, और 2 प्रोसेस है। एक तो प्रोसेस की भारत और फ्रांस की जो एग्रीमेंट हुई, जिस प्राइस पे हुई, अभी चाहे प्राइस की बात नहीं हो रही, बट ऑपोजिशन ये कह रही कि प्राइस गलत है, उस पर क्वेश्चन है। उस प्रोसेस पे कैसे चूज करी गई, कॉन्फ़िगरेशन पहले वाली डील में क्या था और इस डील में क्या कॉन्फ़िगरेशन है। हो सकता है डेफिनेटली मिसाइल सिस्टम्स, इलेक्ट्रॉनिक्स इतने महंगे हो जाते हैं बहुत ज्यादा। 1 सेकेंड जो बड़ा क्वेश्चन आ रहा है, जिसपे जिसके कारण आई थिंक ज्यादा ऑपोजिशन हो रही है, वो ये कि रिलायंस को सिलेक्ट कैसे करा गया, व्हाट वाज द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग रिलायंस। नाउ आई विल कम टू दैट इन अ मिनट। बेसिक बात है कि जब इंडियन गवर्नमेंट फ्रांस या राफेल का 100 रुपए का ऑर्डर देती है उनको, उसमें रिक्वायरमेंट होती है जिसे कहते हैं ऑफसेट, राइट, जिसमें होता है कि इसका 30% या 40% जो टोटल कॉन्ट्रैक्ट है वो भारत में किसी कंपनी के द्वारा होना चाहिए, क्योंकि भारत की इंडस्ट्रियल कैपेसिटी बढ़नी चाहिए। तो हमने 100 रुपए का कॉन्ट्रैक्ट दिया, ओके, उसमें से डसॉल्ट ने 40 रुपए का कॉन्ट्रैक्ट, जो काम था, कुछ पोर्शन काम किसी भारतीय कंपनी को देना है, ठीक है। अब वो अपने हिसाब से सबसे कॉम्पिटेंट भारतीय कंपनी को चुनेगी। बट हमें एक चीज और ध्यान रखनी चाहिए, ये जो सिलेक्शन होती है फॉरेन पार्टनर की, इंडियन पार्टनर की, ऐसा नहीं होता है कि इंडियन गवर्नमेंट का हमें उससे बिल्कुल मतलब नहीं है। It's a matter of national security. Definitely. Okay, the Indian government has to be absolutely fully aware कि what partner the foreign country or company is choosing for manufacturing in India. Okay. तो इशू जो आ रही है मेरे ख्याल से इस समय वो ये आ रही है कि डसॉल्ट ने जो रिलायंस को चूज किया वो क्या पैरामीटर था, दैट इज द बिगेस्ट। और उसके बीच में गवर्नमेंट है या नहीं है? हाँ, और अच्छा, हाँ, अब उसमें ये आ रहा है कि वो रिलायंस को सिलेक्ट करवाने में, यस, वही बात आज जो ज्यादा उठ रही है कि रिलायंस को जो डसॉल्ट ने चूज किया, उसको चूज करने के लिए क्या इंडियन गवर्नमेंट ने इनफॉर्मली डसॉल्ट को बोला कि आप ऐसा है, भारत में जो ऑफसेट का बिजनेस है, जो कॉन्ट्रैक्ट है 40 रुपए का, आप रिलायंस को देंगे। ठीक है सर। अब इसका मैं एक चीज और कहना चाहता हूं, ये जो आज न्यूज आई है, जो उनके एक एग्जीक्यूटिव ने अपने वर्कर्स को बताया कि हमारी कंपल्शन थी, उसमें देखिए 2 चीज हो सकती है। कंपल्शन वो मे भी हो सकता है वो ये कह रहा हो कि भारत की जो पॉलिसी है, हमें ऑफसेट इंडिया में देना पड़ता है, 30% किसी को भी हम देंगे, तो रिलायंस को हमने दिया है, तो वो हमारी कंपल्शन थी, हमारी कोई ऑप्शन नहीं थी, हमें 30% देना है। हो सकता है वो उस एंगल से एक्सप्लेन कर रहा हो अपनी वर्कर्स, वो आरडीएल के बारे में नहीं, एचएएल के बारे में नहीं, बल्कि दूसरे कंपल्शन की बात है। हो सकता है वो अपनी कंपल्शन। एक सेकंड, ठीक, लेट मी कंप्लीट, लेट मी आर्टिकल आप पढ़ लें, मैं सर आ रहा हूं, लेट मी कंप्लीट, मैं आऊंगा डॉक्टर वन थिंग दैट ही इज एक्सप्लेनिंग टू हिज वर्कर्स की इंडियन गवर्नमेंट की पॉलिसी, ठीक है, उसका क्या, हां, उसका असल मतलब क्या है। बट कंट्रोवर्सी जो आ रही है वो ये आ रही है कि इंटरप्रिटेशन या रियलिटी उनकी है। उसने कहा कि सर इन सब के बीच वजीर दिफा निर्मला सीतारमण का फ्रांस पहुंचना, वहां पे जो इल्जामात लग रहे हैं उस पर भी मैं जरूर आपसे समझना चाहूंगा, लेकिन अमरेंदु उपाध्याय जी, मैं आपके पास आना चाह रहा हूं कि ये जो टेक्निकल पॉइंट्स हैं, चाहे वो रविंद्र सर बता रहे हैं, चाहे वो कर्नल जोशीपुरा सर बता रहे हैं, उन सब के बीच हम देख रहे हैं कि इस पर सियासी जंग जो है वो हो रही है। सियासत लेकिन असल में कौन कर रहा है? क्या दोनों तरफ से सियासत हो रही है, या फिर कहीं ना कहीं अपनी सियासत साधने के लिए अपोजिशन ही सिर्फ हुकूमत को कसूरवार ठहरा रही है कि उसे दिखाना है कि हुकूमत बदउनवान है? देखिए, जब पॉलिटिकल इशू हो तो जाहिर सी बात है कि पॉलिटिक्स होगी इस पे, और पॉलिटिक्स, लेकिन इशू तो असल में देखा जाए तो ये नेशनल सिक्योरिटी का है। नहीं, नेशनल सिक्योरिटी का बना दिया गया पॉलिटिकल, लेकिन कोई भी इशू है जिसमें सरकार इन्वॉल्व है वो पॉलिटिकल इशू ही होता है जी। नेशनल सिक्योरिटी भी पॉलिटिकल इशू है।
नेशनल सिक्योरिटी पॉलिटिक्स से अलग इशू नहीं है। नेशनल सिक्योरिटी पॉलिटिक्स ही तय करती है। पॉलिटिक्स तय करती है हमारे किस पड़ोसी से कैसे रिश्ते होंगे, पॉलिटिक्स तय करती है किस देश से हमारे व्यापारिक संबंध होंगे, पॉलिटिक्स ही तय करती है कि हमारे देश के अंदर क्या खाएंगे और क्या पिएंगे। लेकिन सर जब हम सरकार की बात करते हैं ना, तो सरकार जो है वो किसी पार्टी की नहीं होती। वही वाली बात हो जाती है कि इस चीजों को तो कम से कम पॉलिटिक्स से अलग रखकर ही देखना चाहिए। नहीं, देखिए, सरकार किसी पार्टी की नहीं होती, ये सैद्धांतिक रूप में अच्छी बात है, लेकिन व्यावहारिक रूप में ये आज तक कभी नहीं हुआ, ना होगा कभी। पार्टी की ही सरकार होती है, पार्टियां ही सरकार की नीतियां तय करती हैं। यहाँ जो मुश्किल आ रही है, जो खासतौर से विवाद की चीजें हैं, वो कुछ एक चीजें हैं। एक तो जो बार बार बात राफेल के प्राइस को लेकर के आ रही है, तो पहली बात तो ये कि सरकार ने भी जब ये बताया ही नहीं है कि इसकी कीमत क्या है, जैसे सरकार का दावा है कि हम सब गोपनीयता के उसकी वजह से हम नहीं बता सकते, तो सरकार को फिर इस पे डिफेंसिव नहीं होना चाहिए कि भाई आपके समय में कम की थी और आपके समय में ये चीजें नहीं थी, इसमें हमारे समय में ये सब चीजें। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जो है सरकार के अंदर से कोई ना कोई कमी है जो ये उसको बैकफुट पे ला रही है। दूसरी चीज कि सवाल जो है वो टेक्निकल उस पर है ही नहीं। जैसे यहाँ बहुत से हमारे और पैनलिस्ट ने भी कहा कि राफेल अच्छी, दुनिया जानती है राफेल अच्छी चीज है, और ऐसा नहीं है कि अकेले भारत के पास राफेल आ रहा है। तभी 126 की डील हुई थी, तभी 126 की डील हुई थी, और उसकी कीमत राफेल की क्या है वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत को ही मालूम है, और मुल्कों के पास भी राफेल हैं। जाहिर सी बात है कि फ्रांस जब उसका व्यापार कर रहा है तो उसको भी मालूम है कि उसकी लेकिन सर एम्यूनिशंस की वजह से वो बदल जाता है, उसकी कैपेसिटी बदल जाती है, और हमें क्या चाहिए उस हिसाब से हमने उसको तैयार करवाया और डिमांड की। देखिए, हमें क्या चाहिए, जाहिर सी बात है हमें क्या चाहिए, हमें वही चाहिए जिससे हम अपने दुश्मन के ऊपर हावी हो सकें। बड़ी सीधी बात है। अगर नेशनल सिक्योरिटी की बात है तो जाहिर सी बात है कि जो व्यापारी है वो आपकी डिमांड पे देगा चीज। ये आपकी जो टेक्निकल चीज, जो आपके एक्सपर्ट हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं, वो तय करेंगे कि आपको क्या चीज चाहिए और किससे आप आगे हो सकते हैं। दूसरा प्रश्न ये है कि स्वयं अगर आप कह रहे हैं कि भैया आपके यूपीए के सरकार की समय की डील थी, बहुत अच्छी बात, यूपीए सरकार, एक तरफ आपने वो डील कैंसिल करी, दूसरी तरफ आपके रक्षा मंत्री और रक्षा राज्य मंत्री स्वयं संसद के अंदर उसकी प्राइस कोट करते हैं। तो भाई कहीं किसी एक जगह टिकी ना, कंफ्यूजन सरकार के अंदर है, कंफ्यूजन सरकार के अंदर है। ठीक है, कंफ्यूजन बाहर मैं इस पर जवाब ले लेता हूं जरा सा, और अजय उपाध्याय जी भी इस पर जवाब देना चाह रहे हैं। अशोक ठाकुर जी, ये जो एक कोइंसिडेंस है, चाहे वो निर्मला सीतारमण जी का फ्रांस जाना हो या वहां के सीनियर एग्जीक्यूटिव का इस तरह से बयान देना कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, और सुप्रीम कोर्ट ने सीधे जो पूरी डील की प्रोसेस मांगी है, इसको लेकर के किस तरह से देखें? ये क्या आपस में जुड़ती हुई कड़ियां हैं, और अगर हैं तो क्या इसका कनेक्शन है? देखिए साउथ साहब, इसमें मुझे ऐसा लगता है कि आखिर क्योंकि राफेल जो है देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है, और जिस तरह से एयरफोर्स के पास स्क्वाड्रन की कमी थी, उसको देखते हुए तुरंत जो है इमीडिएट मेजर्स के तौर पर कुछ हमको जहाज की आवश्यकता थी, और ये 36 जहाज खरीदने का सरकार ने फैसला लिया। मुझे लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारे लोग जो देश के शुभचिंतक नहीं हैं या दूसरे देश जो राजनीति करते हैं, वो भी इसकी साजिश के पीछे हो सकते हैं। मुझे इसमें 2-3 बातें समझ में आई। ओलांद साहब ने एक स्टेटमेंट दी जो कि इस पूरे समझौते में एक पक्ष थे। क्या ओलांद साहब ने नरेंद्र मोदी को रिश्वत दी, या नरेंद्र मोदी ने ओलांद को रिश्वत दी? क्या अगर ओलांद साहब कुछ बोलते हैं, उन्होंने कहा कि हमने एक ऑफसेट पार्टनर देना था 30 कंडीशन है, और उसके तहत अगर अनिल अंबानी की रिलायंस कंपनी को चुना गया तो अनिल अंबानी तो कांग्रेस के ज्यादा नजदीक थे, भारतीय जनता पार्टी के तो आसपास भी नहीं थे वो सत्ता आने के बाद भी कभी अनिल अंबानी ये कांग्रेस ने चुना था। एक मिनट सुन लीजिए। नहीं, नजदीक थे तो कांग्रेस ने चुना। सारा देश जानता है कि जब कांग्रेस के जान रहे हैं ठाकुर साहब, तब सबसे ज्यादा कब हुआ और किस तरह की डील हुए हैं, सवाल का जवाब ठाकुर साहब नहीं आ रहा है। ये अशोक ठाकुर जी, मेरे सवाल का जवाब आएगा कैसे? आप कांग्रेस और अनिल अंबानी की करीबी की बात कर रही की, लेकिन यहाँ पर वही बात है कि डिफेंस के साथ दलाली हुई है, के ऊपर आरडीएल का चुना जाना क्या कोई इशारा नहीं करता? ये जवाब नहीं दे पाएंगे क्योंकि जवाब है ही नहीं। समय जवाब ये सिर्फ भटका रहे हैं लोग। उसमें जो आप देखिए, उसमें मेरा कहना ये है कि सामने वाला व्यक्ति क्या बोल रहा है, ये उसके बोलने से ही पता लगता है। सर देखिए, ओलांद साहब के बयान को हम नकार दे, फिर उसके बाद डसॉ के सीनियर एग्जीक्यूटिव के बयान को नकार दे, सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछा आपसे, आप आखिर क्यों सिर्फ कीमत बता रहे हैं, प्रोसेस वो मांग रही है, निर्मला सीतारमण अचानक फ्रांस जा रही हैं, ये सब कुछ क्या हम नकार दें?
बात मुल्क की सिक्योरिटी की है, मुल्क की है, तो सर इस पर सवाल पूछा जा रहा है तो उस पर सीधा जवाब ही तो चाहिए। फिर देखिए, वो अगर रक्षा मंत्री हैं और लगातार हमारे मंत्री जाते रहते हैं, कोई इंसिडेंट हो सकता है। सर दसौ की यूनिट विजिट करेंगी सर, वो दसौ की यूनिट विजिट कर रही है। हाँ बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो की पॉइंट यहां पर है, आप समझिए, जो कांग्रेस के आप एलिगेशन देखिए, मैं जो एलिगेशन है उसके आपको उसमें खुद ही जवाब छिपा है। अच्छा। पहली बात तो उनका कहना यह है कि ये 430 करोड़ का जो है ये 1600 करोड़ में 1500 करोड़ में खरीद रहे हैं, जो अपने आप में मतलब स्टेटमेंट ही बहुत स्तरहीन लगती है। दूसरा वो कह रहे हैं कि अनिल अंबानी की रिलायंस कंपनी को 60 में, एक मिनट सुन लीजिए साहब, कांग्रेस ने तय किया था 2014 मई में डील फाइनल हुई थी। बात आ जाए, फिर उसके बाद सरकार आते ही आप लोगों ने जस्ट 1600 करोड़ रुपए उसको कर दिया। सर उसी का जवाब दे रहे सर, जवाब आने से सर, एलिगेशन पर ही जवाब आ रहा है। हमने अगर वही तो हमारी उस कंपनी को दिया जिसने बाउंड्री कर रखी है, और वो जैसे कंपनी जो जैसे नोएडा और गाजियाबाद में जैसे बिल्डर होते हैं, उस तरह से नागपुर में जमीन की घेराबंदी की है। डॉक्टर उपाध्याय, इसको आपने दिया है। एलिगेशंस तो आ गए, आज आपने भी अभी यहाँ बैठकर लगाया, उससे पहले राहुल गांधी ने भी लगाए, जवाब नहीं आ रहा था, अब वो जवाब दे रहे हैं, तो मैं कम से कम वो पूरा सुनना चाह रहा हूं। देने नहीं देंगे ना, क्योंकि इनको पता है। आप दीजिए सर, इनको तकलीफ होगी। ठीक है सर, आप दीजिए। आप दे ही नहीं पा रहे हैं, जवाब कहां दे पा रहे हैं? आप भटकाना चाहते हैं इशू से। रिलायंस को क्यों दिया गया उसको? हाँ, आप बताइए ना, रिलायंस का क्या एक्सपर्टाइज है? यहाँ पर जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। अरे साहब, जो भी कुछ करना है वो दसाल्ट ने करना है। उनको एक ऑफसेट पार्टनर चाहिए। क्यों दिया? ऑफसेट पार्टनर तो होगा ना, जो मैं इतना जानना चाह रहा हूं, डिफेंस का एक्सपर्टाइज होगा, किसी को दे देगा, आप ही ले लेते। फिर रिलायंस की क्या जरूरत थी? 45,000 करोड़ रुपया का जिस पर बकाया है राशि, जिसके पास डिफेंस का कोई एक्सपर्टाइज नहीं है, जो आज तक डिफेंस में एक तलवार नहीं बना पाया, उसको राफेल डील अब दे रहे हैं। नहीं, तो एचएल करती, सरकार की कंपनी थी, उसको दी थी यूपीए ने, आपने प्राइवेट अपने मित्र को दी। ये तो यहाँ खेल है, अभी तक तो आप क्लियर खेल है, बात ही कर रहे थे कि एचएल डील है, एचएल उसके लिए काबिल नहीं है, इसलिए हम एचएल से हटा रहे हैं। अभी तक आप एचएल के एक्सपर्टाइज को ही लेकर के एक्सपर्टीज को ही लेकर के अनिल अंबानी जी तो पूरा यहाँ पर राफेल बनाते थे ना, या नहीं, इससे कोई मतलब नहीं। आप सुनेंगे नहीं सर, अभी तक तो आप एचएल की काबिलियत पर ही तो सवाल उठा रहे थे। मैंने कहा एचएल की काबिलियत पर सवाल उठाया नहीं, मैंने उठाया सर। एचएल की काबिलियत पर तमाम तरह के सवाल खड़े किए गए और इसीलिए बात नहीं मिला। आप गलत, आपके मंत्री ने उठाया है, रक्षा मंत्री। सर ठीक है, आप खुद सुन लीजिए, आपको खुद पता है कि खुद वजीर दिफा निर्मला सीतारमण ने भी एचएल को कोट किया था। अगर एचएल को कोट किया है तो डिफेंस एक्सपर्ट्स ने भी एचएल को कोट किया है। अगर आप ये समझते हैं उससे बेहतर है आरडीएल ना, मैं वही पूछना चाह रहा हूं आपसे। अगर आप ये समझते हैं कि हमसे और कांग्रेस के लोगों से रिलायंस जो एक बाउंड्री बना रखी है वो ज्यादा काम करती है। रिलायंस को क्या ज्यादा एक्सपर्टाइज है? अनिल अंबानी ने आज तक एक तलवार नहीं बनाई, वो राफेल बनाने की उसको डील आपने दी। अरे आप क्लियर कीजिए, कितना रुपया लिया? चौकीदार ने कितने चोरी की? चौकीदार की चोरी पकड़ी गई है, और चौकीदार जो है अनिल अंबानी के लिए चौकीदारी कर रहे हैं, नीरव मोदी के लिए चौकीदारी कर रहे थे, ये ललित मोदी के लिए चौकीदारी हो रही थी। और आज देश प्रश्न कर रहा है, आपसे मांग कर रहा है, जब आप भाजपा क्या प्रवक्ता है, आप बताइए कि क्या हुआ, ये डील में क्या डील है, आपने कैसी डील की है? देश के सुरक्षा के साथ डील करने का अधिकार किसने दिया आपको? ठीक है, भारत की जनता ठाकुर साहब यही दलाली आपको करनी थी सुरक्षा के साथ। अपने ठीक है, डॉक्टर उपाध्याय ठाकुर साहब कह रहे हैं कि सुनना पड़ेगा। झूठ को जोर से बोलने से झूठ, ठीक है, ठीक है, झूठ तो जोशीपुरा में रोज आपके लेकिन जरा जवाब लोगों ने देश को देश के साथ आज के डेट में देश के साथ गद्दारी हो रही है। दो लोगों का दौरान लगा के सुरक्षा के साथ 126 राफेल के बदले 36 राफेल लाते हैं। डॉक्टर उपाध्याय ये बात जान रहे हैं सर, जवाब ले लूं मैं, जवाब ले लूं। ठीक है, एक मिनट मैं कहूंगा ये अगर एक मिनट साहब सर मैं आ रहा हूं बस एक मिनट। अगर देश के आप डिफेंस एक्सपर्ट्स को मानते हैं कि दे गॉट बेटर नॉलेज देन अस, सर एक मिनट सर एक मिनट सुनिए। क्या सर एक मिनट सर डॉक्टर उपाध्याय बात तो पूरी रिलायंस से पूछ रहे हैं। ये सुनिए, वो बात जिसके पास हाथ लगे चाकू बनाने का चाकू नहीं बनाया, रिलायंस को क्यों दिया?
हमें और किसी चीज से नहीं, हमें रिलायंस से और रिलायंस पर सारे लोगों का प्रश्न है। जो ये बात नहीं कहेंगे, कर्नल साहब से पूछिए। सर ठीक है, कर्नल साहब भी बताएंगे। अगर वो जवाब दे तो सुन लेते हैं। अरे मैं बताऊं, मैंने पहले भी बोला था, ना हमें बीजेपी में इंटरेस्ट है, ना हमें कांग्रेस में इंटरेस्ट है। देश में इंटरेस्ट है सर। हमेशा जभी एक बड़ा डिफेंस सौदा हुआ है, एक पार्टी दूसरे को ब्लेम करते हैं, दूसरी पार्टी पहले को ब्लेम। आप 1947 से हिस्ट्री बता सकता हूं मैं, बट आई विल नॉट वेस्ट टाइम। द पॉइंट इज नाउ, हमारे पास एयरफोर्स में ये हवाई जहाज की बहुत बड़ी जरूरत है और ये बहुत अर्जेंट है। लेकिन सर हमें ये चाहिए सर, इस पे सवाल ही नहीं है। 10 रुपए की चीज 10 रुपए की चीज 100 रुपए में खरीदनी चाहिए क्या? इस जरूरत को देखते हुए आप कैसी और मैं पूछना चाह रहा हूँ सर, मैं सवाल जो पूछा जा रहा है मैं उस पर ही सर एक्सपर्ट से जवाब ले रहा हूँ सर। दुनिया सर मुझे पॉलिटिकल जवाब नहीं चाहिए ना सर। ये पूरी दुनिया के अंदर समझौता हुआ है, कोई आदमी पॉलिटिकल जवाब नहीं, ठाकुर साहब पॉलिटिकल जवाब नहीं है। कर्नल जोशी पूरा जो जवाब दे रहे हैं वो पॉलिटिकल नहीं है। कोई समझदार व्यक्ति ये बात कर सकता है? ज्यादा 126 होगा। कोई समझदार अरे सारे समझदार हैं। आप जैसे दलाली करने वाले लोग नहीं, देश के साथ जो दलाली की है, आपकी तूतू में देश के साथ असल बात नहीं आ रही है सर। वक्त जाया हो रहा है, असल बात नहीं आ रही है सर। जब आप दोनों ये बात समझ रहे हैं कि इट्स अ मैटर ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, डॉक्टर उपाध्याय अगर आप ये समझ रहे हैं, डॉक्टर साहब अगर आप ये समझे कि इट्स अ मैटर ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, तो सर संजीदगी से बात कीजिए ना। बार बार सिर्फ इल्जाम तराशी हो रही है, जवाब किसी का नहीं आ रहा है। हमें आना चाहिए सरकार देगी। सर एक मिनट, ये जवाब सुनना नहीं चाहते। ठीक है ठाकुर साहब, जवाब सरकार जवाब बार बार जोशीपुरा सर, आप सुनकर जोशीपुरा सर, मुझे अभी आप दोनों की आवाज डाउन करनी पड़ेगी सर। आप झूठ मेरी बात नहीं सुन रहे सर, आप झूठ बोल रहे हैं, आप दोनों मेरी बात नहीं सुन रहे सर, केवल झूठ बोल रहे हैं। इस तरह से डिबेट नहीं कराऊंगा मैं सर। आप बात ही नहीं सुन रहे हैं आप। दिस इज नॉट द वे। एग्जैक्टली दिस इज नॉट द वे। देश को जानना है कि क्या हो रहा है। एग्जैक्टली सर, मैं एज अ डिफेंस एक्सपर्ट आपसे यही समझना चाह रहा हूं। आपने कहा कि राफेल की जरूरत है इस मुल्क को, और ये बात सभी जानते हैं और हर कोई इसकी हिमायत में है, लेकिन द वे इस डील हैपन, जिस तरीके से ये हुआ, उसको लेकर के सवाल है सर। अभी उस पर बात आता हूं मैं। हाँ। ये रेट की, पैसे की जो बात है, वो अगर आप सही तरीके से एनालाइज करो, किसी को भी एक्सेप्ट डिसीजन मेकर्स जो निर्णय लिया है, उसके सिवा किसी को मालूम नहीं है। सर क्या मालूम नहीं होना चाहिए? एज अ डिफेंस एक्सपर्ट कोई दिक्कत है? एक मिनट, मैं बताता हूं। किसी को भी क्या कंडीशंस है, टर्म्स कंडीशंस है, बताया था कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील हुई है और देयर आर सर्टन एस्पेक्ट्स ऑफ सिक्योरिटी, जैसे हमारे फॉरेन एक्सपर्ट ने बताया। ठीक है, हकीकत है देयर आर सर्टन सीक्रेट्स। अभी सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि हमको बताओ। ठीक है सर, शक्यता है कि हमको ये जानकारी जनता को। मैं आ रहा हूं रविंद्र सर आपके पास। दूसरा मैं ये बताता हूं कि निर्मला सीतारमण गई है, शायद वो पूछेगी सरकार को, फ्रांस सरकार को, कि ये मामला यहां तक पहुंचा है, वी विल हैव टू रिवील दिस। ओके, कोई ऐसी चीज है जो हमें जनता को बतानी पड़ेगी, सो कंसल्ट करने गई होगी। ठीक है, मेरा मैं इसी पॉइंट को लेकर के रविंदु सर आपके पास आना चाह रहा हूं कि निर्मला सीतारमण इस वक्त फ्रांस पहुंची हुई हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जब अपना मौकफ साफ किया और कहा कि हमें डील का प्रोसेस जानना है उसके बाद, लेकिन इन सब के बीच जिस तरीके से फ्रांस की इन्वेस्टिगेटिव वेबसाइट जो है मीडिया पोर्ट, उसने इल्जाम लगाए, इसके बाद सीनियर एग्जीक्यूटिव जो दसौल के हैं उनका जो बयान सामने आया, और निर्मला सीतारमण जो फ्रांस गई, इसको किस तरह से देख रहे हैं एक फॉरेन एक्सपर्ट के तौर पर? क्या इसके अंदर भी कुछ छिपा हुआ है? देखिए, इट सीम्स कुछ तो कहीं कुछ कंफ्यूजन है, तभी तो ये सारी डिबेट कंट्रोवर्सी हो रही है। बट मैं एक थोड़ा सा अलग बात करना चाहूंगा। ये जो प्रोसेस है ना, जो रिलायंस को चूज किया गया, बेसिक क्वेश्चन वहां पर डाउट आ रहे हैं। उसमें 2-3 चीजें। देखिए, फॉरेन पार्टनर जो भी भारत में पार्टनर को लेता है, अपना ऑफसेट पार्टनर, भारतीय पार्टनर को भी स्ट्रांग होना चाहिए। अगर वो उसने नट बना के देने और वो भारतीय पार्टनर नट नहीं बना के दे पाए तो आपका पूरा प्लेन रुक जाएगा। सर एज एन फॉरेन एक्सपर्ट, ठीक है, ये बात मैं आपसे नहीं कर्नल जोशीपुरा से पूछूं तो ज्यादा बेहतर, लेकिन फिर भी मैं समझना चाह रहा हूं, एचएएल और आरडीएल की जब बात करें तो एचएएल ज्यादा काबिल थी आरडीएल से, या फिर आरडीएल ज्यादा काबिल थी? मैं उस रीजन पे आ रहा हूं। आई एम कमिंग टू दैट, जस्ट गिव मी हाफ अ मिनट ऑन दैट, राइट? अच्छा, तो वो इशू है। सो देयरफॉर फॉरेन पार्टनर जब इंडियन पार्टनर ढूंढता है तो उसको स्ट्रांग पार्टनर चाहिए, तभी रिलायंस इस समय वीक उस विकेट में है। रिलायंस का कोई बैकग्राउंड नहीं है, रिलायंस डेट में है। रिलायंस कैनॉट मे बी इवन कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न काइंड ऑफ थिंग, राइट? सो रिलायंस के चैलेंजेस हैं, तभी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बट
द इशू इज जो हमारी डीपीपी पॉलिसी है, डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर्स जो है, इसमें कुछ समय से एफर्ट ये चल रहा था भारतीय सरकार का, यूपीए का भी और इस सरकार का भी, कि अगर हमें अपना मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को बढ़ाना है, हमें खुद अपने मैन्युफैक्चरिंग करनी है, तो हो सकता है हमें भारत की 6-7 कंपनीज को आइडेंटिफाई करना होगा और उनको बिजनेस देकर के उन कंपनीज को बड़ा करना होगा ताकि वो सप्लाई कर सके, राइट? तो जैसे कि सबमरीन्स हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं, अडानीज को में भी, forget the politics of it. बिरला विद इन द नेशन जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो कि हम जो है डिफेंस जो है वो मैन्युफैक्चरिंग में आ सके। डिफेंस में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बायर केवल सरकार है और वो पता भी नहीं होता कब लेती है, प्रोसीजर इतना लंबा चलता रहता है। तो कोई भी कंपनी जो इन्वेस्ट करती है उसे बड़ा लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करके चलना पड़ता है डिफेंस बिजनेस, राइट? ठीक बात। तो ये स्ट्रैटेजी चल रही थी कि 6-7-8 को किन को हम प्रमोट करें या आइडेंटिफाई करें। ठीक है। आई थिंक बैकफुट में जो गवर्नमेंट इस समय आ गई है और जो पूरी कंट्रोवर्सी हो रही है, एक तो ये प्रोसीजर क्लैरिफाई नहीं करा गया कि किन को हम नर्चर करना चाहते हैं, किन इंडस्ट्रीज को जो कि बड़ी हो, ताकि हमारे देश में भी तो गूगल्स हो, बोइंग्स हो, लॉकहीड मार्टिन्स हो, राइट? तो ये जो इशू आ गई है ना ऑफसेट पार्टनर की, ये प्रॉब्लम आ गई है यहाँ पे। दैट्स व्हाई। लेकिन सर बात तो यही है कि ऑफसेट पार्टनर डायरेक्ट ऐसे चूज करना था या उसको डेवलप पहले नर्चर किया जाएगा, चूज करने के कोई क्राइटेरिया तो ठीक है, वही क्राइटेरिया की बात ही कर रहे हैं सर। चाकू नहीं बनाया उसको राफेल का डील दे रहे हैं, तो ये क्लियर है, इशू यहाँ कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। हाँ सर, यदि आप अपने टेक्निकल रख रहे हैं, मैं मानता हूं ठाकुर साहब से, मैं इस मामले में एक बात पूछना चाहता हूं कि जो कंपनी कभी कोई चीज बनाई नहीं, आप उसको दे रहे थे, उससे बदले यदि कोई ऐसी कंपनी होती जो रियल में बना रही है, और देश में बहुत सारी कंपनी है, ठीक है, आपको प्राइवेट एचएल नहीं तो कोई दूसरी चली जाती है, प्राइवेट पार्टनर। ठीक है, मैं ठाकुर साहब आता हूं, फर्स्ट लेकिन अब भूल झोंकने वाली बात है, अमरेंद्र जी क्या समझा, अमरेंद्र जी, ये जो पूरी सिचुएशन है कि इसके पीछे डील हुई है, ठीक है, ये डील है, लेकिन सियासत हो रही है। अमरेंद्र जी इस पर यह बात आपने कही थी। साहब आपकी सुनिए एक मिनट, जी न्यूज को यदि राफेल का डील दे दिया जाए तो आपको क्या अच्छा लगेगा? ये कोई जस्टिफिकेशन होगा? वही हुआ है रिलायंस के साथ, अजीब रिलायंस के साथ हुआ है, क्योंकि रिलायंस भी वही काम करती थी जो सर मैं आ रहा हूं अमरेंदु जी, डिफेंस सर मैं आता हूं, ठीक है अमरेंदु जी, ये जो पूरी सिचुएशन है साफ तौर पर इस पर सियासत हो रही है और सियासी माइलेज लेने की कोशिश हो रही है। अपोजिशन अपर हैंड है या फिर क्या कहते हैं, इस वक्त जो जवाब आ रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से वो मुतमईन नजर आ रहे हैं, उससे जो तमाम जवाब आ रहे हैं उससे मुतमईन हुआ जा सकता है। 2019 में किसको क्या फायदा? देखिए 2019 में किसी को फायदा हो या ना हो, सवाल 2019 में फायदे और नुकसान का नहीं है। सवाल यह है कि हमारे प्रधानमंत्री का या हमारी सरकार का नाम फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति ने लिया कि भाई सरकार की तरफ से दबाव था, हमारे पास और कोई विकल्प नहीं था। लेकिन सर बाद में वो पलट भी नहीं, बाद में पलट गया कुछ भी कर, लेकिन बाद में बोला कि मुझे नहीं पता, ये दसाओ को पता होगा, ये भी तो बात आई ना। फिर जो भी बाद में बात आई वो बाद में बात आई जब, लेकिन जो ट्वीट किया उन्होंने जो पहले जो उनका इंटरव्यू अभी भी मौजूद है सोशल मीडिया पे, तमाम दुनिया भर में मौजूद है, वो मौजूद है। इसलिए मेरा कहना यह है कि चूंकि एक बाहर के राष्ट्र के पूर्व राष्ट्राध्यक्ष ने हमारे प्रधानमंत्री को बीच में घसीटने की कोशिश की है, तो ये सवाल जो है यहाँ के विपक्ष का नहीं है, सवाल इस देश की गरिमा और इस देश की मान सम्मान का भी है। किसी दूसरे राष्ट्राध्यक्ष ने कैसे हमारे प्रधानमंत्री का बीच में नाम घसीटा, तो इसलिए ये जरूरी हो जाता है कि सरकार जो है वो इस पर स्पष्ट अपना रुख करे और देश की जनता को बताए कि ये इसके अंदर चीज थी, ये नाम गलत दिया गया है, ये बताने में क्या दिक्कत है? हाँ सर, दूसरी बात कर्नल, हर आदमी झूठ बोल रहा है, ये सत्य हरिश्चंद्र यही है, हर चीज में ये सत्य हरिश्चंद्र बने रहते हैं और हर जगह कुछ पॉइंट क्लियर कर्नल जोशीपुरा जो बोलते हैं कर्नल जोशीपुरा, चलिए कंपनी का किया, वहाँ के फ्रांस का राष्ट्रपति किया, वही बात रिपीट हो रही है ना सर, पूरी वही बात रिपीट हो रही है, बोल रहा है सर। ठीक है, मैं सही है, सुप्रीम कोर्ट। कर्नल जोशीपुरा सर देखिए, ऑफसेट पार्टनर किसे चुना जाए इसके भी पैरामीटर्स हैं और सरकार की नजर होती है, जैसा कि रविंद्र सर ने कहा। इसको अगर हम देखें, सर आपने एचएएल को लेकर के सवाल उठाया कि हाँ ठीक है, एचएएल को अगर हम देखें उसकी हिस्ट्री बहुत अच्छी नहीं है, तो क्या आरडीएल की हिस्ट्री है, क्या इससे कहीं ना कहीं शक नहीं पैदा हो रहा और इसी वजह से अपोजिशन सवाल उठा ले रही है? बिल्कुल, आपने जब मौका दिया तो अपोजिशन सवाल उठाती है। एक हकीकत है कि कोई भी नया सामान बनाना हो तो जैसे हमारे साहब ने बताया 4-5 एजेंसी को देते हैं कि आप बनाओ, उसमें से लगता है कि ये ज्यादा होगी, उसकी ट्रायल होती है, उसके बाद सिलेक्ट करते हैं। अभी हमारे पास एल&टी जैसे महादर कंपनी है, तो हो सकता है कोई पार्ट, मुझे मालूम है कि कोई पार्ट एल&टी से भी ले रहे हैं, लेकिन ये शक
बिल्कुल ठीक है, मौका दिया इसलिए। हाँ ठीक है सर, मैं एक पॉइंट और ले लूं जल्दी से रविंद्र सर से, उसके बाद में ठाकुर साहब आपके पास आ रहा हूं। रविंद्र सर, ठीक है, तमाम सवाल पूछे जा रहे हैं, लेकिन जवाब देना इतना मुश्किल क्यों हो रहा है? क्या वाकई नेशनल सिक्योरिटी का और डील को लेकर के इतनी खुफिया जानकारियां हैं कि उसको दे पाना मुल्क की सिक्योरिटी के लिए मुश्किल करने वाला है, या फिर कुछ और हो सकता है जिसकी वजह से मुल्क की सिक्योरिटी की बात कह करके उसको दबाया जा रहा है? देखिए कुछ क्या मुश्किल है? नहीं, कुछ हद तो डेफिनेटली ये है कि मतलब मे बी सारी डिटेल्स नहीं दी जानी चाहिए पब्लिक स्पेस में। मानो 600 करोड़ का था और 1000 का हो गया, ठीक है, हमें क्या पता कौन से मिसाइल सिस्टम लगाए गए, उसमें कौन से रडार्स ऐड करेगा एटसेट्रा, बट ये बिटवीन द लीडरशिप्स कम्युनिकेट हो सकता है प्राइस के पॉइंट को। इशू अभी जो है सुप्रीम कोर्ट जो मांग रहा है वो प्रोसेस मांग रहा है, और उसमें ये निकल के ऑल्सो विल कम, आई थिंक प्रोसेस तो है कि कॉन्फ़िगरेशन क्या थी ठीक पिछले में और इसमें, तो वो चीजें निकलेंगी, बट वो विद इन ठाकुर सर, इन सब के बीच जेपीसी जांच के भी मुतालबे की बात कही जा रही है और वो नहीं हो रही है, इसको किस तरह से देखें? क्योंकि रविंद्र सर भी कह रहे हैं कि विद इन द लीडर्स जो है कम से कम बात हो सकती है, या कम से कम आपस में बातचीत की जा सकती है, उसको रिवील मत कीजिए, लेकिन जो जिम्मेदारान है उनको बता सकते हैं। वन क्विक थिंग, द ओनली ओपन मोर क्वेश्चन इज कि डसॉल्ट ने ऑफसेट पार्टनर किन पैरामीटर्स पे चूज किया, यही एक एग्जांपल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है ठाकुर सर, दैट शुड बी इन द पब्लिक डोमेन कि डसॉल्ट ने क्यों चूज करा अपना ऑफसेट पार्टनर इंडिया, ठीक है, किसको प्राइस डिफरेंस छोड़ दी है, ऑफसेट पार्टनर ये क्यों चुना, ये सारी बातें आ रही है। ठाकुर सर देखिए साहब, सबसे पहले तो मैं आप कह रहा हूं कि जो कांग्रेस एलिगेशन लगा रही है या राहुल गांधी जो एलिगेशन अब सर आ जाने दीजिए सर, जो एलिगेशन लगा रहे हैं वो किस आधार पर लगा रहे हैं? वो लगा रहे हैं एक तो एयरक्राफ्ट जो उनके टाइम में कीमत थी और अब जो खरीदा गया उसकी प्राइस डिफरेंस, और वो भी वो भी 10 स्टेटमेंट में उन्होंने 10 कीमतें अलग अलग बताई। ठीक, तो वो एक बात ये समझ में आती है कि उनके पास कोई अपने पास भी कोई क्लियर फिगर नहीं है, वो बिना फैक्ट्स के सब बोल रहे हैं। दूसरी बात, वो अनिल अंबानी को, रिलायंस को 30,000 करोड़ का फायदा, फाइनल कमेंट ले रहा हूं सर, जल्दी से आपसे 30,000 करोड़ की बात कर रहे हैं। अगर आप उस पूरे बिजनेस को दसॉल्ट का वो कितने % का पार्टनर है, अगर ऑफसेट पार्टनर है तो कितने % का है? सर ऑफसेट पार्टनर क्यों चुना गया, किस ग्राउंड पे चुना गया, ये है सवाल। सर ग्राउंड तो मैं आपको बता रहा हूं, ग्राउंड अभी हमसे पहले भी उन्होंने बता दिया कि हमारे देश के अंदर प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी अपने डिफेंस इक्विपमेंट्स को तैयार करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। वही बात है ना कि बिना सर उसका भी तो कोई पैरामीटर हो, बिना किसी एक्सपीरियंस के आपने दे दिया रफाल की चीज, तो यही सवाल पूछा जा रहा है ना सर, वो जवाब नहीं आ पा रहा। नहीं XYZ आप किसी को भी मिलता, आप किसी के ऊपर भी प्रश्न उठा सकते हैं। ठीक है सर, ठीक है सर, देखिए मैं उम्मीद कर रहा था सर, देखिए चाहे डॉक्टर अजय आपके मुताबिक चाहे अजय उपाध्याय जी ने बोलने नहीं दिया हो, या फिर आपने बोलने की कोशिश की हो, आप बोल ना पाए हो, या फिर आप ना बोलना चाह रहे हो और इसको इधर उधर कर रहे हो, कुल मिलाकर के सर जवाब नहीं आ पाया और वक्त मेरा खत्म हो गया। सवाल क्या है आप देखिए ना, मेरी सवाल ठीक है सवाल कई बार दोहरा दिए गए सर, अब वक्त बिल्कुल इजाजत नहीं दे रहा सर, मुझे वाइंड अप करना होगा सर, वाइंड अप सर मुझे सर ठीक है सर, वक्त बिल्कुल इजाजत नहीं दे रहा। आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े और बातचीत में शामिल हुए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए राफेल से लेकर के कहीं ना कहीं ये साफ दिख रहा है कि 2019 की सियासी जंग जो है वो बहुत ज्यादा तपिश वाली होने वाली है, और इसको जीतता कौन है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन बात मुल्क की सिक्योरिटी की है, इसलिए चीजें साफ जरूर होनी चाहिए। आज स्पेशल एट 4 में बस इतना ही।